हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और अभी जो हम एमपी की क्लास पढ़ रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और पुनर्गठन जो कंप्लीट करा है, उसके बाद हम मध्य प्रदेश का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। जो मध्य प्रदेश का फर्स्ट चैप्टर था वो पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का परिचय हमने कंप्लीट कर लिया था, और मध्य प्रदेश के सेकंड चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, या इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक विभाजन, कि मध्य प्रदेश का जो प्रकृति के द्वारा जो विभाजन किया गया है वो कितने भागों में। तो यहाँ पर अगर हम वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं तो पहले थोड़ा सा हम 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 की स्थिति देखते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, जब तक कितने भौगोलिक प्रदेश से, तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में टोटल 9 भौतिक प्रदेशों में विभाजित था। पर छत्तीसगढ़ के गठन होने के बाद मध्य प्रदेश जो है उसमें टोटल कितने प्राकृतिक प्रदेश रह गए, या भौतिक विभाजन के आधार पर कितने प्रदेश है, तो इसके बाद जो 1 नवंबर 2000 के बाद या वर्तमान तक की स्थिति जो है वो टोटल 7 प्रदेश है। ठीक है, 2 प्रदेश और 7 प्रदेश कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। भौतिक विभाजन के आधार पर आप 7 प्रदेश देख लो। पहले तो पहला मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा का पठार, फिर नर्मदा, सोन घाटी। इसके बाद 6 नंबर पर आएगा आपका पूर्वी पठार, जिसको बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। सातवें नंबर पर जो है आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी। 7 जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं वो ये 7 प्रदेश हैं। इसके बाद आप देखोगे कि जो छत्तीसगढ़ में चले गए 2 प्रदेश वो है महानदी घाटी और नवा है दंड कारण्य का पठार। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हमने देखा। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन 1 नवंबर 2000 से पहले यदि देखा जाए, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, उस समय मध्य प्रदेश के टोटल 9 प्राकृतिक प्रदेश थे। लेकिन बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया उसके बाद मध्य प्रदेश के पास 7 भौगोलिक प्रदेश बचे। अब इन हम 7 जो प्रदेश है उनको मैप के द्वारा समझेंगे। ठीक, दूसरी बात, अगर ये पूछा गया आपसे कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में विभाजन हुआ है, तो आपके ऑप्शन में 7 है, तो आंसर होगा। दूसरी बात, अगर मुख्य बिंदु हम देखते हैं तो मुख्य बिंदु के तौर पर इन 5 को एक के अंतर्गत रखा गया है, जिसका बोला जाता है मध्य उच्च प्रदेश। मतलब मध्य उच्च प्रदेश। मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 3 भागों में। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा पूर्वी का पठार जिसे बघेलखंड का पठार कहते हैं, और तीसरा तीसरा जो है वो सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ये आया समझ में? नहीं आया? चलो मैं वापस से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखना, अब हम आते हैं 1 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति कि मध्य प्रदेश को भौतिक विभाजन पर हमने एक प्रकार से देख लिया कि 7 भागों में बांटा है। पर अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन या भौतिक विभाजन मुख्य आधार पर कितने प्रकार का है, तो मुख्य आधार पर जो है इसके 3 प्रकार है। देख लीजिए आप। सबसे पहले भाग को बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश। सेकंड भाग है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तीसरा पार्ट है पूर्वी पठार, या इसे ही कहा जाता है
बघेलखंड का पठार। ठीक, तो मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है? तो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। अगर ये पूछा जाता है कि मध्य उच्च प्रदेश में कितने प्रदेश है, तो इसके अंतर्गत 5 प्रदेश आते हैं। उन 5 प्रदेश को देखिए आप लोग। सबसे पहला हमने लिखा था मध्य भारत का पठार। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का अगर देखें हम कि कितना प्रतिशत है, तो ये 10.68%, मतलब इसको हम प्रतिशत जो है, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं 10.7% के लगभग। दूसरा हमने देखा था बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है ये है 7.7% के समथिंग। तीसरा जो हमने देखा था, इसके बाद बुंदेलखंड के पठार के बाद मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा है, इसका लगभग 28% है। तो ये एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप के आधार पर या भौतिक विभाजन के आधार पर सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो वो मालवा का पठार है, लगभग 28% के समथिंग है। फिर इसके बाद हमने चौथा पढ़ा था इसी में, नर्मदा सोन घाटी, और नर्मदा सोन घाटी का जो परसेंटेज है वो 26% के लगभग है। पांचवा या लास्ट हम देखा था रीवा का पठार, या इसी को बोला जाता है रीवा पन्ना का पठार। और रीवा पन्ना का पठार जो है वो लगभग मध्य प्रदेश के 10.36% भाग पर फैला हुआ है। इस प्रकार से मैं अगर बात करूं मध्य उच्च प्रदेश में, तो मध्य उच्च प्रदेश में 5 प्रदेश है, और इन 5 प्रदेश को जब आप मिलाओगे तो लगभग 82% कवर करता है यहां पर मध्य उच्च प्रदेश। तो अगर ये पूछा जाता है कि मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है, तो मध्य उच्च प्रदेश का। अगर 7 प्रदेश पूछे जाए और 7 प्रदेश में सबसे बड़ा किसका है, तो मालवा का पठार का। ये बात समझ में आ गई। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार आते हैं, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो मालवा का पठार है, सेकंड नंबर पर नर्मदा सोन घाटी है। अब हम आते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी पे। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी की यदि आप बात करोगे तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी संपूर्ण मध्य प्रदेश का 11% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है, तो 11% जो है वो भाग है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी भी अगर देखा जाएगा तो 3 भागों में विभाजित है। अगर मैं इसको पश्चिम से पूर्व की ओर लेता हूं तो इसमें सबसे पहले आता है राजपिपलाना पहाड़ी, फिर महादेव पहाड़ी, और फिर आती है मेकल पहाड़ी। ठीक, पिछली बार एमपीपीएससी का ही क्वेश्चन था कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है उसका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, तो ये इसका पश्चिम से पूर्व क्रम ही है। जब हम मैप से समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 11% भाग है। पूर्वी के पठार की बात करता हूं, पूर्वी पठार के बाद या बघेलखंड के पठार की बात करूं तो बघेलखंड का पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश का मात्र 7% भाग है। और ये क्या है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो मालवा का पठार है, सबसे बड़ा। सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर नर्मदा सोन घाटी है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। यदि आपके ऑप्शन में ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने आधार पर है, तो मुख्यतः 3 आधार पर। 3 नहीं है तो आप क्या बोलोगे, 7 आधार। 7 आधार कौन कौन से, तो हम इनको लेते हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और रीवा पन्ना का पठार 5, सतपुड़ा मेकल श्रेणी 6 और पूर्वी का पठार 7। यहाँ तक आप लोगों को आगे समझ में। इसी को पहले हम मैप के द्वारा समझ लेते हैं कि ये पठार कहाँ कहाँ पर या मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसके अनुसार कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग मध्य प्रदेश का मैप बना लीजिए। कुछ इस प्रकार से होगा मध्य प्रदेश।
इसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो 7 भौगोलिक प्रदेश है वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये वाला जो प्रदेश है मध्य प्रदेश का, इसको बोला जाता है बुंदेलखंड का पठार। संपूर्ण मध्य प्रदेश के 7.7% भाग पर फैला हुआ है। दूसरा यदि आप देखोगे तो यहाँ से इस प्रकार से फैला हुआ है मध्य भारत का पठार, और संपूर्ण मध्य प्रदेश के 10.68%, मतलब 10.7% के लगभग जो है वो मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। फिर तीसरा आप देखते हो रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार 10.36% भाग पर फैला हुआ है। फिर यहाँ से इस प्रकार से नर्मदा सोन घाटी, ये जो है ये मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश के 26% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर है मालवा का पठार जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 28% भाग पर फैला हुआ है। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और ये कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है, तो लगभग 11% भाग पर फैली हुई है। ये वाला भाग बचा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। यदि मैं पूरा क्षेत्र बनाऊं तो ये पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश। उसके बाद बघेलखंड के पठार की बात कर रहा हूं तो इसको पूर्वी पठार भी बोला जाता है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है, जबकि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। नर्मदा सोन घाटी 2nd नंबर का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्रदेश है। उसके बाद सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत हमने 3 पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी राजपीपलाना, और जो राजपीपलाना पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है चूलगिरी, लगभग 12-15 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद यहीं पर जिसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, असीरगढ़ या बुरहानपुर दर्रा इसी में स्थित है। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा या असीरगढ़। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार आप 2 पढ़ोगे, कहीं पर बुरहानपुर दर्रा है, कहीं पर असीरगढ़ है। यदि असीरगढ़ भी है तो वो भी बुरहानपुर में, बुरहानपुर दर्रा वो कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में और राजपीपलाना पहाड़ी पर है। राजपीपलाना पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी। फिर हम आते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी का 2nd भाग। 2nd भाग में है महादेव पहाड़ियाँ, और महादेव पहाड़ी जो है इस पर मध्य प्रदेश की, या महादेव पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है धूपगढ़। और धूपगढ़ जो है इसकी ऊंचाई है 1350 या 1352 आपको मिलती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कहाँ पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर। और अगर प्राकृतिक प्रदेश पूछे, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। दूसरी बात, इसी महादेव पहाड़ी पर जो दूसरी चोटी है मध्य प्रदेश की, चोरागढ़, वो भी इसी पर स्थित है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पंचमढ़ी में। तो पंचमढ़ी भी कहाँ पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ियों पर ही स्थित है। तो यहाँ पर आप महादेव पहाड़ियों पर 3 चोटी देखोगे। धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, चोरागढ़ जो मध्य प्रदेश की 2nd ऊंची चोटी है, पंचमढ़ी जहाँ पर मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बारिश होती है वो भी कहाँ पर है? महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। लास्ट जो है इसका, यहाँ आप देखोगे मेकल श्रेणी। वो जो ये मेकल श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक,
नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम स्थल जो है वो यहीं पर स्थित है। दूसरी बात, जो मेकल श्रेणी का अमरकंटक है, इसी पर किरार घाटी स्थित थी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विवाद क्षेत्र था 7 किलोमीटर का, वो यहीं पर स्थित है। ठीक, हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 308,252 या 308,245। क्यों कन्फ्यूजन है? वो 7 किलोमीटर के कारण बाद में वो क्षेत्र कहाँ मिला लिया गया? छत्तीसगढ़ में। इसलिए पहले हम लिखते थे 308,252, उसके बाद अब वर्तमान में क्षेत्रफल लिखते हैं हम 308,245। यहाँ तक की स्थिति आप लोगों को क्लियर है? अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा पर्वत को देखेंगे, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इसकी ऊंची चोटियाँ, इसके उपनाम जो है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं अगर देखी जाए तो। मध्य भारत के पठार को जो है, इसके दो उपनाम हैं मध्य भारत के पठार का। एक तो इसको बोला जाता है सरसों की हांडी। सरसों की हांडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उसका दूसरा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, इसलिए सरसों की कृषि की जाती है, खेती की जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी। फिर ये देखो मध्य प्रदेश जो है उसके मुकुट की जैसा इसका आकार है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? तो मध्य प्रदेश का मुकुट। क्या कहा जाता है इसको? मध्य प्रदेश का मुकुट कहा जाता है। तीसरा, इसको चंबल उप आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि चंबल नदी जो है वो यहाँ से निकलती जानापाव पहाड़ी के बांचो पॉइंट से, फिर यहाँ पर बहती हुई इस वाले क्षेत्र में बहती है। मतलब जो इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं वो है भिंड, मुरैना, श्योपुर, फिर इधर आप देखोगे शिवपुरी, गुना, रतलाम, मंदसौर, नीमच। और इनकी सबकी महत्वपूर्ण नदियाँ, सबसे बड़ी नदी हम देखें तो चंबल। फिर चंबल भिंड, मुरैना और श्योपुर में क्या करती है? तो यहाँ पर जो है अवनालिका अपर्दन के द्वारा बहुत बड़े खड्डों का निर्माण कर दिए। इसीलिए यहाँ पर बोला भी जाता है कि डाकुओं की शरण स्थली बनी हुई है। तो वो क्या है कि चंबल नदी के द्वारा जो वर्षा ऋतु होती है उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे खड्डों का निर्माण कर दिया जाता है, या अलग अलग रास्ते बना दिए जाते हैं, जिससे यहाँ पर क्या हो गया है? अवनालिका अपर्दन हुआ है। और अवनालिका अपर्दन के द्वारा ही बीच में बहुत सारे क्या बन चुके हैं? तो रास्ते बन चुके हैं, या हम बोल दें छोटे छोटे जो है पठार बन चुके हैं, जिसके कारण से ये डाकुओं की शरण स्थली बना हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चंबल नदी, चंबल उप आर्द्र क्षेत्र। ये 3 नाम जो दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं? तो मध्य भारत के पठार के। दूसरी बात, मध्य भारत के पठार की महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई? तो मध्य भारत के पठार की महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी चंबल। और चंबल की जितनी भी सहायक नदियां जो इस क्षेत्र में बहती है, जैसे कि एक तो चंबल महत्वपूर्ण हो गई, सेकंड कुंवारी, सीप नदी, फिर सिंध और छिप्रा नदी भी इसमें बहती है। हालांकि मालवा के पठार में जब हम पढ़ते हैं तब भी हम चंबल, छिप्रा, सिंध और काली सिंध पढ़ते हैं। उसका रीजन निकलती यहीं से, ये इस क्षेत्र में बहती है, इस क्षेत्र में बह रही है। इसी कारण से दोनों क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हो जाएगी। ये मध्य भारत का पठार जो है आपको लगभग समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की सबसे कम बारिश जो होती है वो भिंड में होती है। वो भी कहाँ पर है? मध्य भारत के पठार में स्थित है। वो हम कल पढ़ेंगे। एक एक पठार को लेकर हम कम से कम एक एक पठार के महत्वपूर्ण 5 से 10 फैक्ट हम पढ़ लेंगे। यहाँ तक हम महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो मैप में लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। तो आपको मध्य भारत का पठार थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर हम आगे चलते हैं बुंदेलखंड के पठार में। तो बुंदेलखंड के पठार की यदि हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी जो है वो है सिद्ध बाबा की चोटी। 1722 के समथिंग है, सॉरी उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है ना। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी है। उसके बाद बुंदेलखंड का जो पठार है ये सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ स्थित है? तो सिद्ध बाबा की जो चोटी है वो दतिया में स्थित है। ठीक। दूसरी बात, बुंदेलखंड का जो पठार है इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी या बुंदेलखंड की गंगा किसको कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की गंगा जो है वो कहा जाता है बेतवा। ठीक। दूसरी बात। तीसरी बात, आप पढ़ते हो कि मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा भी आप कहीं पर बेतवा को पढ़ते हो। उसका रीजन ये है कि प्रदूषण के आधार पर यदि देखा जाए तो जिस स्तर पर गंगा का प्रदूषण है उसी आधार पर बेतवा का भी प्रदूषण है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि बुंदेलखंड का पठार जो है, बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा,
कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी, ठीक। और इसको बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की गंगा और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है? तो प्रदूषण के आधार पर ये गंगा के समान है, इसीलिए मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है। अगर आप देखोगे जिले की मैं बात करता हूं तो जिला जो है, इधर आप देखोगे दतिया, दतिया ये वाला हिस्सा, ग्वालियर, ग्वालियर के बाद शिवपुरी, शिवपुरी दोनों जगह आ जाएगा। फिर अशोकनगर, अशोकनगर के बाद सागर, सागर के बाद छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये सब किस में आ जाते हैं? तो वो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। बुंदेलखंड का पठार भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा लगभग। यहाँ देखो आप रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के 10.36% भाग पर फैला हुआ है। रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के, अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश के अलावा कितने राज्यों में है, तो 2 राज्यों में है। इधर आप देखते हो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है और इधर आप देखोगे उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। तो जो रीवा पन्ना का पठार है, अगर कुल प्रदेश देखे जाए तो मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। रीवा पन्ना के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना शिखर, या इसे ही बोला जाता है कालूमार, या इसका एक और नाम है गुडविल शिखर, ठीक। ये कहाँ पर स्थित है? चोटी जो जिसका एक नाम एक ही है, सद्भावना शिखर बोल दो, कालूमार बोल दो या गुडविल शिखर बोल दो, ये जो है ये है दमोह में। कहाँ पर है? तो दमोह में। दूसरी बात, रीवा पन्ना का जो पठार है, जब हम इसकी चट्टानें पढ़ेंगे तो रीवा पन्ना के पठार में बीजावर श्रेणी भी पाई जाती है और विंध्यन शैल समूह भी पाई जाती है। और पन्ना की बीजावर श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो हीरा। मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला जो है हम देखेंगे पन्ना जो है, उसमें क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो पन्ना कहाँ की बीजावर श्रेणी के अंतर्गत जो है, पन्ना की बीजावर श्रेणी में क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है। पन्ना में आपने हीरे की महत्वपूर्ण 4 खदानें देखी होगी। कौन कौन सी? रामखेरिया, मझगवा, हिनोता और उथली। ये खदानें भी कहाँ? तो यहाँ का रीवा पन्ना का पठार का जो महत्वपूर्ण खनिज है वो क्या हो गया? हीरा। अगली बात, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है? तो रीवा पन्ना के पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ जो है टोंस, केन, महाना, बिछिया, ये कहाँ की नदी है? रीवा पन्ना के पठार की। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर यहाँ हम मध्य भारत के पठार में चंबल नदी को देखो, चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य जो है वो सीमा बनाती है। ऐसे ही एक नदी जामिनी जो है वो भी रीवा पन्ना के पठार की है, और जामिनी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और पिछली बार एमपी पुलिस का ये क्वेश्चन भी है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, ठीक। यहाँ तक आ गया रीवा पन्ना का पठार। हम आगे आते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला हुआ है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का भौगोलिक आधार पर सबसे छोटा प्रदेश है। आप यहाँ पर देखोगे, जब बघेलखंड का पठार हम पढ़ेंगे, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आप देखोगे कि यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह पाई जाती है, और यहाँ पर ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है सोहागपुर, वो यहीं पर पाया जाता है। तो गोंडवाना जो शैल समूह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। फिर हम आते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे निचला जो है वो प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जो है भौगोलिक प्रदेश है। नर्मदा की टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? तो 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 बाईं ओर से और 19 दाईं ओर से मिलती है। तो उनको हम इसमें शामिल करेंगे, कल मैं आपको बता दूंगा। मालवा के पठार में आते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश। दूसरा, यहाँ की विशेषता क्या है? तो यहाँ की काली मिट्टी जो है विशेषता है। किससे निर्माण हुआ है? तो दक्कन के पठार या बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदियां आप देखोगे तो चंबल, शिप्रा को क्या कहा जाता है? तो मालवा की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो शिप्रा ही है, ठीक। उसके बाद गंभीर, खान, काली सिंध, ठीक। तो ये सब नदियां किसके अंतर्गत आ जाएगी? मालवा के पठार के अंतर्गत आ जाएगी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। इसके अलावा यदि पूछे कि इसके अलावा कौन कौन सी चोटी पाई जाती है, तो दूसरे नंबर पर है धजारी, तीसरे नंबर पर है जानापा।
तो ये सब पहाड़ियाँ जो है ये किसके अंतर्गत आएगी? तो ये मालवा के पठार चोटियाँ किसके अंतर्गत आएगी? मालवा के पठार के अंतर्गत आएगी। दूसरी बात, ये तीनों चोटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो तीनों चोटियाँ जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इंदौर में पाई जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन समझ में आया होगा। एक बार हम रिवीजन करते हैं वापस से। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हमने आज मध्य प्रदेश का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा है, जिसके अंतर्गत हमने 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक की स्थिति देखी थी कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो हुआ है, तो उसके 9 प्रदेश थे 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 2 भौगोलिक प्रदेश, एक महानदी बेसिन या महानदी घाटी क्षेत्र जो है और दूसरा दंडकारण्य का पठार जो है, ये दोनों क्षेत्र कहाँ चले गए? तो दोनों क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने टोटल क्षेत्र बचे? तो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्र जो बचे या प्राकृतिक प्रदेश कितने बचे? तो 7 बचे थे। वो हमने 7 देखे थे। सबसे पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा नर्मदा सोन घाटी और 5वां रीवा पन्ना का पठार। छठा जो था देखा था हमने पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार और 7वां सतपुड़ा मेकल श्रेणी। फिर मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक प्रदेश या भौतिक विभाजन जो है मुख्य रूप से सिर्फ 3 प्रदेशों में बटा हुआ है। 3 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पांचों है, पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार और 5वां नर्मदा सोन घाटी। इन सभी को मिलाकर जो है वो एक प्रदेश कर दिया गया, जिसका नाम दे दिया गया था मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश। और संपूर्ण मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश जो है वो कितना प्रतिशत है? तो मध्य उच्च प्रदेश जो है 82% है। और मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 प्रदेशों को शामिल किया गया था। मध्य भारत का पठार सबसे पहले हमने देखा, फिर बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, फिर रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इन 5 क्षेत्रों को मिलाकर क्या बोला जाता है? मध्य उच्च प्रदेश। तो मुख्य रूप से कितने भागों में बटे हैं? 3 भागों में। पहला हमने पढ़ लिया मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा जो है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, जो मध्य प्रदेश के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन के आधार पर सबसे छोटा प्रदेश है। फिर तीसरा हमने देखा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश के लगभग 11% भाग पर फैली हुई है और इसकी 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, राजपिपलाना पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मेकल श्रेणी। उसके बाद भी हमने देखा था, फिर इसको हमने मैप से समझा। मैप से समझने में सबसे पहले हमने जो लिया वो लिया मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? तो मध्य भारत के पठार के हमने उपनाम पढ़े। मध्य भारत के पठार को 3 उपनाम दिए गए हैं। सबसे पहला हमने देखा सरसों की हांडी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सरसों का उत्पादन अधिक होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि इसको चंबल उप आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि चंबल नदी जो है वो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है या पूरी तरह से इसका वर्चस्व ज़्यादा है। तीसरा हमने पढ़ा इसको मध्य प्रदेश का मुकुट कहा जाता है इसकी संरचना के कारण। फिर हम आए बुंदेलखंड के पठार पर। बुंदेलखंड का पठार हमने देखा, तो बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो बुंदेलखंड का पठार है उसकी गंगा है, बुंदेलखंड की गंगा है, बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण नदी हमने बेतवा नदी को देखा। और बेतवा के अलावा यदि पूछा जाए बेस, बीना, धसान, ये सब किसकी? तो बेतवा की सहायक नदियां हैं, साथ में बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण नदियां होगी। फिर हम आए रीवा पन्ना के पठार। तो रीवा पन्ना के पठार में जो है बिजावर श्रेणी जो है वो महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात हमने यहाँ पर देखा कि जो रीवा पन्ना का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना का, सद्भावना शिखर, या इसी को क्या बोला जाता है? कालूमार शिखर, या इसी का एक और नाम है गुडविल चोटी। कहाँ पर है ये? तो ये दमोह जिले में स्थित है, जो रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची। ठीक। फिर हमने देखा कि जो बघेलखंड का पठार, इसके बाद हम बघेलखंड के पठार पर आ गए। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। जब आप देखते हो, हम पढ़ेंगे आगे खनिज में हम 2 पट्टियाँ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा, या हम आगे चट्टानें पढ़ेंगे तो चट्टानों में, गोंडवाना चट्टानों में मध्य प्रदेश का क्या पूरे भारत का लगभग 90% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। तो उसी के अंतर्गत गोंडवाना सेल समूह जो है या गोंडवाना चट्टानें जो बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। तो बघेलखंड के पठार में यदि आप देख रहे हो कोयला पाया जाएगा, तो हमने आगे जब खनिज का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बताया आपको कोल बेड मीथेन गैस भी यहीं पर मिलेगी कोयले की खदानों में। दूसरा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर शहडोल भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
तो बघेलखंड का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम आए सतपुड़ा मेकल श्रेणी पर। सतपुड़ा मेकल श्रेणी की 3 श्रेणियां पढ़ी, उसी की हमने सबसे ऊंची चोटियां पढ़ी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में सबसे पहले हमने राजपिपलाना पढ़ा। राजपिपलाना की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। यहीं पर असिरगढ़, जिसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या बुरहानपुर दर्रा स्थित है। फिर हम आए महादेव पहाड़ियों पर। महादेव पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखा हमने धूपगढ़। उसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चोरागढ़। वो भी कहां पर स्थित है? महादेव पहाड़ी। फिर हमने तीसरे नंबर पर जो देखा, महादेव पहाड़ियों पर ही पंचमढ़ी स्थित है, जो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक बारिश कहां होती है? पंचमढ़ी में। वो कहां पर स्थित है? महादेव पहाड़ियों पर। फिर हम आए मेकल श्रेणी पर। मेकल श्रेणी के अंतर्गत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और अमरकंटक पर स्थित किरार घाटी ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद रहा था। इसीलिए पहले हम जब लिखते थे 308 252 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लिखते थे मध्य प्रदेश का। जब ये किरार घाटी छत्तीसगढ़ को दे दी गई तो हमारे पास जो 7 किलोमीटर है वो दायरा कम हो गया। 7 किलोमीटर का दायरा कम हुआ, इसलिए 308 245 वर्ग किलोमीटर लिखते हैं हम। ये बात भी समझ में आ गई थी आपको। दूसरी बात, अगर आप पिछली बार का पीएससी का पेपर देखोगे तो उसमें पश्चिम से पूर्व इनका क्रम पूछा गया था। पश्चिम राजपिपलाना पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और फिर मेकल श्रेणी। अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मेकल, महादेव और राजपिपलाना। यहां तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेश। इसके आगे हम एक एक करके एक एक प्रदेश को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक, सभी लोगों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल से हम इसका एक एक करके पठार का जो है वो विभाजन करेंगे।